नमस्कार। आपने अक्सर इस तरह की डिबेट सुनी होगी कि भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। इसके विपरीत कुछ ऐसी हिंदी विरोधी डिबेट भी, तर्क भी आपने सुने होंगे कि भाई हिंदी को दूसरे राज्यों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। तमिल भी है, तेलुगु भी है, मलयालम भी है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 23 भाषाएं हैं हिंदी समेत। इनमें से कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बने या फिर राजभाषा बने, और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या फर्क है, और हमारे देश में पिछले आजादी के बाद भाषाओं को लेकर जो विभाजनकारी राजनीति होती रहती है उसके पीछे क्या वजह हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास विशिष्ट मेहमान आज हमारे साथ हैं। पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री जी, जो कि भारत सरकार की भारतीय भाषा संवर्धन समिति के अध्यक्ष भी हैं। इससे बेहतर कौन होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल कि इस तरह की डिबेट हम देखते हैं, भाषा को लेकर विभाजनकारी संघर्ष डिबेट अक्सर होती रहती है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की डिबेट होती है, लेकिन हिंदी को ही क्यों, और होगी हिंदी को बना दिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उसमें इस और क्या कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। देखिए, इतना बड़ा देश है, इस देश का संचालन के लिए, प्रशासन के लिए संपर्क भाषा के नाते एक भाषा की आवश्यकता तो है ही। और देश की आबादी की 50% हिंदी होने के कारण सहजता से, और देश भर हिंदी भाषी लोग हैं और हिंदी सीखे हुए लोग हैं, सहजता से हिंदी एक संपर्क भाषा के नाते एक उपाय है, होनी चाहिए। स्वातंत्र आंदोलन के समय हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया, तो वो विशेषण हिंदी के साथ जुड़ता है। तो इसके कारण स्वातंत्र्य के बाद भी एक देश के लिए एक भाषा चाहिए, ये था नारा। इसलिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों के बीच में जो अंतर है, वो अंतर न मालूम होने के कारण, और हिंदी का जो विशेषण 100 साल से चल रहा है राष्ट्रभाषा, तो इस कारण से लोग राष्ट्रभाषा चाहिए, राष्ट्रभाषा चाहिए, ये नारा भाषण करते हैं। उसका आशय है राजभाषा के नाते एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, ये इनका आशय है। जहाँ तक संविधान का सवाल है, संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं है, राजभाषा शब्द है। हमारी दृष्टि से सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। एक भाषा राष्ट्रभाषा है तो बाकी भाषाएं क्या अराष्ट्रभाषा है क्या? ऐसा नहीं है, सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। तो ये हमें मानना चाहिए, और देश चलाने के लिए, संपर्क के लिए एक हिंदी भाषा राजभाषा के नाते रहेगी, विकसित होगी ही। और ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रक्रिया, ये सहजता से आना चाहिए। एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस जैसे होती है, सहजता से हिंदी आने वाले दिनों में राजभाषा के नाते, संपर्क भाषा के नाते सहजता से विकसित होगी। यानी तमाम भाषाएं, हमारे देश की तमाम भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा एक नहीं है। लेकिन हिंदी एक संपर्क भाषा, एक सूत्रीय संपर्क भाषा पूरे देश भर में जरूर हो सकती है। लेकिन अगर हम पूरे भारतीय भाषाओं को देखो तो जितनी भी भाषाएं हैं भारतीय भाषाएं, उनमें एक दूसरे के बीच एक जबरदस्त गहरा संबंध है, एक परस्पर आत्मीयता है। शब्दों के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, इनके इतिहास को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक परस्पर संबंध आपको दिखाई देता है। लेकिन इन्हीं भाषाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है। हिंदी वर्सेस तमिल, हिंदी वर्सेस बंगाली, या फिर हिंदी वर्सेस तेलुगु, मलयालम, इस तरह की कोशिश करने की विभाजनकारी राजनीति लगातार चलती रहती है। इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या वजह है, क्या इसके पीछे गूढ़ रहस्य है कि इस तरह की कोशिश की जाती है, जबकि तमाम भारतीय भाषाओं का स्रोत एक ही है? आप किस तरीके से देखते हैं? क्या है, जो अंग्रेज़ों ने यहाँ जब राज शुरू किया तब तो वो तो बाहर से आए हैं,
आए थे, आप तो उन्होंने भी सिद्धांत शुरू किया आर्यन इन्वेशन थियरी करके, आप यहाँ के लोग, आप भी बाहर से आए हैं ऐसा। फिर उसके समर्थन के लिए और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को शक्ति देने के लिए उन्होंने ये जो लिंग्विस्टिक थियरीज लाए, फैमिलीज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, द्रविडियन लैंग्वेजेस, ऐसे अलग अलग प्रकार के थियरीज उन्होंने लाया। लेकिन अभी तो आर्यन इन्वेशन थियरी ही अप्रमाण साबित हुआ है, इट इज़ ए मिथ ऐसा। तो इसलिए भाषा जो परिवार का विचार है वो भी गलत है। सभी भारतीय भाषाएं एक भाषा परिवार के हैं, वो भारतीय भाषा परिवार है। सभी लोग भी यहाँ के ही हैं और भाषाएं भी यहाँ के ही हैं। डीएनए स्टडीज, जेनेटिक स्टडीज से भी ये साबित हुई है और कई प्रमाण हैं। तो सभी ये जो भाषा विवाद अंग्रेजी आने के बाद ये शुरू हुआ, भाषा विवाद, उससे पहले नहीं था। स्वातंत्र्य के बाद भी भाषा आधारित विभाग के कारण और जो कुछ देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते थे, बांटना चाहते थे, ऐसे लोग अलग अलग प्रकार के भाषा विवाद खड़ा किया। वस्तुतः भाषा जोड़ने का विषय है, जोड़ती है लोगों को, भाषा नहीं तोड़ती है। अभी तक अगर भारत अखंड रहा, अक्षुण्ण रहा और भारत की एकता रही है, इसका एक प्रमुख कारण भाषाएं हैं। सभी भारतीय भाषाओं में समान शब्दावली, समान ध्वनि व्यवस्था, समान वाक्य रचना और समान विचार प्रेरणा स्रोत होने के कारण एकता रही है। बाकी लोग जो तोड़ने वाले हैं वो डाइवर्सिटी का बात करते हैं, हम तो एकता वाले हैं, हम तो यूनिटी का बात करते हैं। यूनिटी में डाइवर्सिटी अंतर्भूत है, लेकिन डाइवर्सिटी में यूनिटी नहीं रहती। केवल डाइवर्सिटी को, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का केवल प्रचार नहीं करना चाहिए। हमें एकता के लिए भाषा द्वारा भारत की एकता का सूत्र को सुदृढ़ करने के लिए हमें योजना करना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए भाषाओं के बीच आदान प्रदान होना चाहिए और एक भारतीय भाषा जो जानता है वो दूसरी एक भाषा सीखना चाहिए, ऐसे और एक भारतीय भाषा सीखिए, ऐसे एक माहौल बनाना चाहिए। और सभी भारतीय भाषाओं में आपस में शब्दों का लेन देन करना चाहिए। तो इस प्रकार हम भारतीय भाषाओं को आपस में पूरकता के, पारस्परिकता के द्वारा हम देश की एकता को हम बढ़ा सकते हैं। जाहिर है, लेकिन अगर हम भारतीय भाषाओं को विकसित करना चाहते हैं तो किसी भी भाषा को, हिंदी है, बंगाली है, चाहे वो मलयालम, कोई भी भाषा हो, कोई भी भारतीय भाषा हो, उसको विकसित करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या सोपान है, उस स्टैंडर्ड है कि जिनके आधार पर हमें इन भाषाओं को विकसित करना चाहिए और ऐसे संभव है, वो क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो किसी भी भाषा का विकास के लिए 7 आवश्यकताएं हैं। एक तो पहला तो उस भाषा में बोलने वाले लोग चाहिए, बोलने वाले। दूसरा, उस भाषा को माध्यम के नाते प्रयोग करना, शिक्षा का माध्यम, प्रशासन का माध्यम, संवाद का माध्यम, मनोरंजन का माध्यम, न्याय का माध्यम, विज्ञान का माध्यम, तकनीक का माध्यम एवं माध्यम भाषा के रूप में उसका अधिकाधिक प्रयोग। तीसरा, समकालिक साहित्य, समकालिक विचार, समकालिक प्रगति सब उस भाषा में साहित्य के रूप में आना चाहिए। सो समकालिक साहित्य और रोज जो ज्ञान सृष्टि होती है विश्व भर में, वो सब ज्ञान अपनी भाषा में, हमारी भाषा में वो आना चाहिए। तो कंटेंट क्रिएशन जो अंग्रेजी में बोलते हैं, ज्ञान सृष्टि, नॉलेज क्रिएशन भारतीय भाषा में होना चाहिए। चौथी आवश्यकता, शब्द निर्माण का सातत्य, निरंतर शब्द निर्माण, नए नए शब्दों का निर्माण होते रहना चाहिए। पांचवी,
तकनीकी के स्वीकार्यता, एडाप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। छठवीं आवश्यकता उस भाषा के सीखने के लिए, सिखाने के लिए सामग्री, पाठ्यक्रम, परीक्षा व्यवस्था इत्यादि इत्यादि, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। सातवीं आवश्यकता आश्रय, राजाश्रय पहले था, आज समाज का आश्रय भी चाहिए, राजाश्रय सरकार का आश्रय चाहिए और कॉरपोरेट आश्रय भी चाहिए। इन 7 आवश्यकताओं के साथ साथ भाषा आज, शिक्षा आज रोजगार से जुड़ा है। इस कारण से शिक्षा में भाषा अगर आगे आना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, सभी भाषा पढ़ना ये स्थिति आने है तो भाषा शिक्षा वो आकांक्षा की भाषा होना चाहिए। जब हर एक भारतीय भाषा युवाओं के आकांक्षा की भाषा जब बनेगी, एस्पिरेशनल लैंग्वेज ऐसा जिससे रोजगार मिलता है, ऐसे जब तब सभी भाषा शिक्षा आकर्षक होगी। निश्चित तौर पर हम लेकिन उच्च शिक्षा को भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाने, उस माध्यम में पढ़ाए जाने की बात तो हम करते हैं, या फिर भारतीय भाषाओं को पढ़ने की हम बात करते हैं, लेकिन रोजगार एक बड़ा सवाल है। अगर कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है भारतीय भाषाओं में, उसके सामने रोजगार के अवसर क्या हो सकते हैं? उस तरफ भारत सरकार क्या कर रही है? नई शिक्षा नीति में इस ओर क्या ध्यान दिया गया है कि जो भारतीय भाषाओं में अगर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, क्या उसमें रोजगार की संभावना हो सकती है? इसमें नई शिक्षा नीति में क्या प्रावधान रखे गए हैं इसको लेकर? नई शिक्षा नीति में इसके बारे में अवश्य कहा है। तो एक तो शिक्षा का माध्यम जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्कूल शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, वहाँ कितनी भाषाएं पढ़ाते हैं, किस कक्षा में पढ़ाते हैं, कितना पढ़ाते हैं, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है किस माध्यम से पढ़ाते हैं, किस भाषा माध्यम से पढ़ाते हैं। क्योंकि दिन भर छात्र किस भाषा माध्यम से पढ़ता है, लिखता है, बोलता है, उस भाषा में उसका सोच होता है। इसलिए अभी तो शिक्षा नीति में भारतीय भाषा माध्यम से शिक्षा हो, न केवल स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषा माध्यम से शिक्षा होनी चाहिए, ये इसका आग्रह है। ये एक विषय हो गया। तो जब इसके लिए सामग्री निर्माण, पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षकों का प्रशिक्षण, कई प्रकार के काम आने वाले दिनों में होना चाहिए। तो इसके साथ साथ जो स्किल, कौशल शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, वैद्यकीय शिक्षा आदि जितने भी सब प्रकार के शिक्षा भारतीय भाषा माध्यम से होना चाहिए। तब ही भारतीय भाषा रोजगार की भाषा हो सकती है। और भारतीय भाषा माध्यम से जो पढ़ते हैं उनके लिए रोजगार ज़्यादा मिले या अच्छे अवसर मिले या अंग्रेजी माध्यम के समकक्ष अवसर मिले, ऐसे कई प्रकार के सोचना की आवश्यकता होगी। इंसेंटिवाइज करना बोलते हैं ना अंग्रेजी में, तो थोड़ा ये भारतीय भाषा माध्यम से पढ़ने से ये लाभ होगा, इस प्रकार आना चाहिए। अभी लोगों के मन में संशय है, क्या भारतीय भाषा माध्यम से पढ़ेगा तो बच्चे का आगे भविष्य क्या होगा, रोजगार मिलेगा या नहीं, अन्य प्रांत में जाके पढ़े तो क्या हो, इसलिए अंग्रेजी माध्यम चाहिए, विदेश जाने के लिए अंग्रेजी माध्यम चाहिए। ऐसे कई प्रकार के भ्रम आज लोगों के मन में हैं। देखिए, भारत के जितने भी बड़े बड़े लोग आज भी हैं, वो अपनी स्कूल शिक्षा या बाद की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से नहीं किए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ही देखिए, वो अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़े हैं। गृह मंत्री देखिए, अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़े हैं। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, बहुत देश के जाने माने वैज्ञानिक, वो तो 12वीं तक तमिल माध्यम से पढ़े हैं।
10वीं तक। सो इस प्रकार अंग्रेज करियर के लिए, रोजगार के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है, ये भ्रम पहले दूर करना चाहिए। और सभी भारतीय भाषा माध्यम से जो पढ़े हैं उनको भी रोजगारों में समान अवसर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, होगी। जी, आपने जाहिर है राज आश्रय की बात की, यानी सरकार क्या कर रही है वो तो प्रश्रय दे रही है, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें समाज का दायित्व क्या बनता है? समाज क्या कर सकता है? समाज आश्रय क्या है? वो समाज अपने लेवल पर किसी भी अपनी मातृभाषा को विकसित करने के लिए क्या कोशिश कर सकता है? वो क्या क्या हो सकता है? एक तो सामान्यतः लोगों की सोचने की रीति ऐसी होती है कि सरकार क्या करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, केंद्र सरकार को ये करना चाहिए, राज्य सरकार को ये करना चाहिए, ऐसे मांग की रीति रहती है। उसमें हम ये टॉप टू बॉटम अप्रोच न सोचते हुए बॉटम टू टॉप अप्रोच हमें सोचना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हर एक नागरिक क्या करना चाहिए, यहाँ से हमें, जैसे अभी माननीय मोहन भागवत जी अपने विजयदशमी भाषण में कहा था कि हर एक व्यक्ति अपना हस्ताक्षर अपनी भाषा में, मातृभाषा में करें, घर के सामने नाम फलक अपनी भाषा में लिखें, या हम संदेश भेजते हैं एक दूसरे को, व्हाट्सएप करते हैं या अन्य मैसेज भेजते हैं, वो हम अपनी भाषा में भेज सकते हैं, क्योंकि आमंत्रण निमंत्रण पत्रिका वो हम हमारी भाषा में करते हैं। हम हमारे मित्र, घर के लोग, आपस में परिचित, इनको भी जब मैसेज भेजते हैं अंग्रेजी में भेजते हैं, या हिंदी मातृभाषा संदेश रोमन लिपि में लिखते हैं। क्यों? हमारे आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, समय नहीं है, लेट होता है, देरी होती है, तो आदत करना, अभ्यास करना, 4 दिन 10 दिन अभ्यास करेंगे तो फिर स्पीड वेग आएगा। तो इसलिए हम अगर इस प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ ये अगर सोचना शुरू करते हैं, सुबह से रात तक मैं दिन भर अगर हर समय मैं सोचूं कि मैं यह मातृभाषा में कर सकता हूं क्या, हर चीज अगर हम सोचना मुझे ये अंग्रेजी में करना या मातृभाषा में करना, ये प्रश्न अगर मेरे मन में आता है, सुबह से रात तक मेरे मन में एक ही प्रश्न, मैं ये अंग्रेजी में करूं या मेरी मातृभाषा में करूं, ये एक जागरूकता हर एक व्यक्ति के मन में आना शुरू हुआ तो एकदम बदल आएगा, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। मातृभाषा में हमारा दिन भर का काम सब मातृभाषा में करने का, किसी प्रकार का, घर में हो, बाजार में हो या कार्यालय में हो, कहीं भी जितना संभव मातृभाषा में करने का, और मातृभाषा में भी विदेशी शब्द छोड़कर भारतीय भाषाओं के, अलग अलग भारतीय भाषाओं के शब्द हो सकते हैं, विदेशी शब्द छोड़कर भाषा में भी, मातृभाषा में भी भारतीय शब्दों का प्रयोग का प्रतिशत अगर हम बढ़ाएंगे और दिन भर के व्यवहार में, आज मेरा मातृभाषा प्रयोग का 50% है, अगले महीने में 55% करूं, 2 महीने के बाद 60% करूं, ऐसे धीरे धीरे मेरा मातृभाषा प्रयोग क्षेत्र बढ़ाते जाऊंगा। हर एक व्यक्ति इस प्रकार प्रयास करेंगे, देश में बदल आएगा। जी, मेरा अंतिम सवाल, एक डिबेट यह भी है कि भाई देखिए, अंग्रेजी जो है वो बहुत जरूरी है इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में। तरक्की करनी है, दूसरे देशों से संबंध और व्यापार करना है, तो आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। ऐसे में भारतीय भाषाओं का कॉम्पिटिटिव लेवल पर अंग्रेजी के साथ खड़ा होना कितना तार्किक है, और क्या अंग्रेजी को थोड़ा पीछे हटाना कितना सही साबित होगा? ये इस डिबेट के इस तर्क को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या
अंग्रेजी का विरोध ही भारतीय भाषाओं का विकसित है या फिर भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी भी? आपका क्या मानना है? जी जी, देखिए, ये अंग्रेजी का विरोध नहीं, लेकिन हम इतना ही लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों के मन में अंग्रेजी की अनिवार्यता का जो भाव है वो बदलना चाहिए। ये अंग्रेजी अनिवार्य है ऐसा नहीं, अंग्रेजी के बिना भी अपनी भारत, अंग्रेजी 200 साल अंग्रेज आने से पहले भी ये नहीं था क्या? तो अंग्रेजी के बिना भी चलता है। जिनको अंग्रेजी सीखना चाहिए वो अंग्रेजी सीखे, जिनको विदेश जाना है वो अंग्रेजी सीखे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन केवल अंग्रेजी ये नहीं, भारतीय भाषा का विकल्प भी होना चाहिए। अंग्रेजी जानते हुए भी अंग्रेजी में जितना व्यक्ति का प्रभुत्व, कमांड बोलते हैं ना भाषा में, भाषा प्रोफिशिएंसी, भाषा सामर्थ्य जितना अंग्रेजी में है, उतना समान सामर्थ्य एक दो भारतीय भाषा में भी होना चाहिए। बस इतना ही विषय है। तो हमारा भारतीय भाषा प्रेम है, अंग्रेजी विरोध नहीं है। भारतीय भाषा प्रेम है, स्वाभाविक है, मैं भारतीय हूँ। जी, निश्चित ही आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि देखिए, अगर हमें आगे बढ़ना है, विकसित करना है समाज के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर, हमें अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाकर ही हम आगे विकसित हो सकते हैं अंग्रेजी के साथ साथ। आपने बहुत बेहतर तरीके से हमें समझाया राष्ट्रभाषा के बारे में, राजभाषा के बारे में, मातृभाषा के बारे में। जाहिर है हम ये मानते हैं कि हमें मानना चाहिए कि तमाम भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं और एक संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी भाषा को हमें विकसित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हम एक राष्ट्र के तौर पर मजबूत हो पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने बेहतर तरीके से हमें भाषा के संबंध में समझाया, भारतीय भाषाओं के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार।